कभी सोचा है 1000 साल पहले की दुनिया कैसी थी? लोग क्या सोचते थे, कैसे रहते थे? इसका जवाब हमें मिलता है साहित्य में। नमस्कार, और आज हम हिंदी साहित्य के इसी 1000 साल लंबे सफर पर निकलेंगे, ये देखने के लिए कि कैसे साहित्य हमेशा अपने दौर का, अपने समाज का एक आईना होता है। तो इससे पहले कि हम इस सफर में आगे बढ़े, एक सवाल, ये साहित्य होता क्या है? असल में ये शब्द बना है साहित्य से, जिसका मतलब है सबके साथ या सबके भले के लिए। तो ये सिर्फ कहानियां या कविताएं नहीं है, ये तो इंसानी जिंदगी, हमारा समाज, हमारे इमोशंस, हमारे तजुर्बों का एक जीता जागता अक्स है। तो इस सफर पर हमारे पड़ाव क्या होंगे? हम निकलेंगे वीर गाथा काल से, फिर भक्ति के सुनहरे दौर से गुजरेंगे, उसके बाद देखेंगे कलाकारी का युग, और आखिर में पहुंचेंगे आज के दौर तक, यानी आधुनिक काल में। अच्छा, तो ये रहा हमारे सफर का पूरा रोड मैप। देखिए, कहानी शुरू होती है लगभग 1000 ईस्वी के आसपास आदिकाल से। फिर गाड़ी पहुंचती है 1375 में भक्ति काल, उसके बाद 1700 में रीति काल, और फिर 1900 से शुरू होता है आधुनिक काल, जो आज तक चल रहा है। ये तारीखें हमें एक अंदाजा देती हैं कि ये कहानी कितनी लंबी और विशाल है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉप आदिकाल। इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं, और नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है ना? जरा उस जमाने को सोचिए। चारों तरफ छोटे छोटे राज्य, राजपूत राजा और लगातार चलती लड़ाइयां। माहौल ही वीरता का था, तो जाहिर है साहित्य भी वही दिखाएगा, है ना? कवियों का काम था अपने राजाओं की तारीफ में कसीदे पढ़ना, उनकी बहादुरी के, जंग के ऐसे ऐसे किस्से सुनाना कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। इसीलिए इस दौर के साहित्य में वीर रस कूट कूट कर भरा है। और इस दौर के दो बड़े नाम, उन्हें तो जानना ही होगा। एक थे चंद बरदाई, पृथ्वीराज चौहान के खास दरबारी कवि। इन्होंने ही लिखा था जबरदस्त महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। और दूसरे थे अमीर खुसरो, एक सूफी कवि, एक जीनियस। माना जाता है कि आज हम जो हिंदी बोलते हैं, यानी खड़ी बोली, उसकी नींव रखने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। अब लड़ाइयों और वीरता के मैदान से निकलकर हम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जिसे हिंदी साहित्य का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। ये है भक्ति काल। यहाँ आकर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब राजाओं की तारीफ नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति हो रही है। पर ऐसा हुआ क्यों? सोचिए, उस दौर की राजनीतिक उथल-पुथल और समाज में जो कट्टरता थी, उससे आम इंसान परेशान था। तब भक्ति आंदोलन ने एक उम्मीद दी, ईश्वर से सीधे जुड़ने का रास्ता दिखाया। और साहित्य, वो अब राजा के दरबार की चीज नहीं रहा, वो गलियों में, बाजारों में, आम लोगों के बीच आ गया, समाज सुधार का एक जरिया बन गया। अब भक्ति के भी दो रास्ते थे, दो अलग अलग धाराएं। एक तरफ थी निर्गुण भक्ति। इसके मानने वाले कहते थे कि ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है, वो तो कण कण में है। और ये लोग समाज में फैले पाखंड और भेदभाव पर जोरदार चोट करते थे। वहीं दूसरी तरफ थी सगुण भक्ति, जिसमें भगवान के साकार रूप को पूजा जाता था, जैसे राम और कृष्ण। इसमें उनकी कहानियां, उनकी लीलाएं गाई जाती थीं। इस दौर को समझने के लिए इन दोनों रास्तों को समझना बहुत जरूरी है। और निर्गुण धारा की आवाज को सुनना हो तो कबीर से बेहतर कौन हो सकता है? उनका ये दोहा देखिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। क्या कमाल की बात है। मतलब दुनिया में बुराई ढूंढने से पहले जरा अपने अंदर तो झांक कर देखो। एक लाइन में कितनी बड़ी फिलॉसफी है। और अगर सगुण भक्ति की बात करें तो दो नाम ऐसे हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए। एक गोस्वामी तुलसीदास, राम के ऐसे भक्त कि उन्होंने रामचरितमानस लिख दी, जो आज भी करोड़ों घरों का हिस्सा है। और दूसरे सूरदास जी, कृष्ण की भक्ति में ऐसे डूबे कि सूरसागर रच दिया, जिसमें कृष्ण के बचपन की लीलाएं जिंदा हो उठती हैं। चलिए अब भक्ति के सागर से निकलकर हम आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, रीतिकाल। यहाँ फोकस समाज और भक्ति से हटकर कविता की कलाकारी पर, उसकी बनावट पर आ गया। तो हुआ ये कि साहित्य एक बार फिर घूम फिरकर राजाओं के दरबार में पहुंच गया। और दरबार में क्या चलता है? मनोरंजन। तो कविता का मुख्य विषय बन गया श्रृंगार रस, यानी प्यार, मोहब्बत, खूबसूरती। कवि अब इस बात पर जोर देते थे कि कविता को सजाया कैसे जाए,
उसमें अलंकार यानी गहने कैसे पहनाए जाएं। नायिका भेद जैसे टॉपिक बहुत पॉपुलर हुए, मतलब हीरोइन कितने तरह की होती हैं, उसके मूड कैसे कैसे बदलते हैं। यहाँ कंटेंट से ज्यादा क्राफ्ट पर, कलाकारी पर ध्यान था। और इस स्टाइल के मास्टर कौन थे? एक तो थे बिहारी, अपनी बिहारी सतसई के लिए मशहूर। कहते हैं कि वो गागर में सागर भर देते थे। सोचिए, बस 2 लाइनों के दोहे में इतनी गहरी बात कह जाना। और दूसरे थे केशवदास, जिन्हें आचार्य भी माना जाता था। उनकी रसिक प्रिया तो जैसे पोएट्री लिखने की एक टेक्स्ट बुक ही है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एक ऐसा मोड़ जिसने साहित्य की दिशा ही बदल दी। ये है आधुनिक काल, और इसकी शुरुआत जुड़ी है भारत में हो रहे बहुत बड़े बदलावों से, आज़ादी की लड़ाई से, समाज सुधार के आंदोलनों से। देखिए, जब देश बदल रहा था तो साहित्य कैसे चुप रहता। आज़ादी की आग और समाज को बदलने की चाहत ने लेखकों की कलम को नई ताकत दी। अब कविता और कहानियां कल्पना की दुनिया से निकलकर जमीन पर आ गईं। रियल लाइफ की बातें होने लगीं। आम आदमी की जिंदगी, उसकी परेशानियां, उसके संघर्ष, ये सब साहित्य का हिस्सा बन गए। लिटरेचर अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को जगाने का एक मजबूत हथियार बन चुका था। इस नए दौर की आवाजें भी बहुत दमदार थीं। सबसे पहले नाम आता है मुंशी प्रेमचंद का, जिन्हें कथा सम्राट कहते हैं। उनकी गोदान या गबन उठाकर पढ़ लीजिए, लगेगा जैसे आज के भारतीय समाज का एक्सरे देख रहे हों। फिर थे जयशंकर प्रसाद, जिनका महाकाव्य कामायनी आज भी एक मिसाल है। और हाँ, महादेवी वर्मा, जो छायावाद की एक बहुत बड़ी कवयित्री थीं। छायावाद, ये वो दौर था जब कविता में इंसान के मन की गहरी बातें, प्रकृति और एक तरह का रहस्यवाद छाया हुआ था। तो अगर इस पूरे 1000 साल के सफर को एक नजर में देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। आदिकाल मतलब वीरता, भक्तिकाल मतलब भक्ति, रीतिकाल मतलब श्रृंगार यानी कलाकारी, और आधुनिक काल मतलब समाज। हर दौर ने अपने समय की सच्चाई को अपनी तरह से बयां किया। तो ये सफर हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, आज जो लिखा जा रहा है, हमारी कविताएं, हमारी कहानियां, हमारे ब्लॉग्स, वो 100-200 साल बाद आने वाली पीढ़ी को हमारे बारे में क्या बताएंगे? ये सोचने वाली बात है ना?